जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल्स। तो आज इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म, आज हम आपको गाइस बताएंगे उस जो हमने अपना चरण शुरू किया था समानता का अधिकार। आज हम उसमें आगे चलेंगे, ठीक है। और मैंने कल आपको एक बाइफरकेशन बता दिया था कि हम एक घेरे की नीति एक अलग से हमने सब टॉपिक बना लिया था आपके समझने के लिए। तो आज से गाइस हम उस घेरे की नीति के अनुसार हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और निरंतर अपने सिलेबस में गति प्रदान करते जाएंगे। तो गाइस मैं आज आपको बता दूं, देखो हमने जो पहला जो चरण बनाया था वो कौन सा बनाया था, समानता के लिए अधिकार, ठीक है। अब मैं इसी में क्या करता हूं, दूसरा एक सब टॉपिक, एक सब टाइटल में इसमें ऐड कर देता हूं, वो है घेरे की नीति। घेरे की नीति, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो सहायक संधि थी वो अवध के नवाब के साथ की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उन्होंने उस सहायक संधि को निजाम के साथ भी हस्ताक्षर करवा लिए थे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि सहायक संधि क्या होती है, दूसरे के बंदूक कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना, ठीक है। ये एक मैं बता देता हूं क्या होती है सहायक संधि, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना, ठीक है। तो गाइस आज हम जो पढ़ेंगे वो घेरे की नीति के अनुसार पढ़ेंगे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध में मैं आपको बता देता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने घेरे की नीति का अनुसरण किया था और यहां से अपने साम्राज्य विस्तार में एक कदम और आगे बढ़ाया था। हाँ, ये बहुत सही बताने लायक बात है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक साहसपूर्ण तरीके से विजय प्राप्त हुई, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए थे, जिसमें प्रथम युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई थी, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ठीक है, हैदर अली नामक एक जो शासक था उसने मैसूर का जो क्या है साम्राज्य में विस्तार किया था, ठीक है। हैदर अली के बाद कौन आता है, टीपू सुल्तान भी आता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ने इसके साम्राज्य विस्तार में अहम भूमिका अदा की थी। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, देखो ये मैं मैप के थ्रू आपको बता देता हूं। देखो यहाँ जो था वो था सिंध, क्या था, सिंध, ठीक है। और उसके नीचे क्या था, उसके नीचे था राजपूताना, यहाँ क्या था, राजपूत, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था क्या था, कर्नाटक, यहाँ क्या था, मैसूर, ठीक है। यहाँ कौन था, यहाँ पर निजाम, यहाँ पर कौन था, मराठा, यहाँ पर कौन था, मैसूर, ठीक है, ठीक है। मैंने ये आपको बताया था। और यहाँ पर राजपूत से ऊपर कौन थे, सिख, या नहीं, ठीक है। तो सिख, राजपूत, निजाम और ये मराठा हो गया, इधर मैसूर हो गया, इधर कर्नाटका हो गया। और मैं आपको बता दूं जहां पर क्या था वो था त्रावणकोर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर के पास एक कोचिन बंदरगाह भी था, मैं आपको थर्ड युद्ध में बताऊंगा कि, ठीक है, थर्ड में, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या था, त्रावणकोर, ठीक है। यहाँ था मैसूर। जब मुगल साम्राज्य का विघटन अपनी चरम सीमा पर था, मैं आपको बता दूं जब विघटन स्टार्ट हो गया था, मुगल साम्राज्य का पतन जब शुरू हो गया था, तो जो मुगल साम्राज्य हुआ था बिखराव की स्थिति में, कुछ राज्य अपने आप में स्वतंत्र हो गए, कुछ राज्य विद्रोही राज्य थे और कुछ राज्य कौन से, उत्तराधिकारी राज्य थे। मैं आज आपको बता देता हूं कि कौन से राज्य उत्तराधिकारी थे, कौन से राज्य विद्रोही राज्य थे और कौन से स्वतंत्र राज्य थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो विद्रोही राज्य थे, विद्रोही राज्य कौन से, सबसे पहले जो आता है इनमें जो विद्रोह सबसे ज्यादा जो किया वो जाटों ने किया, ठीक है। जाट के बाद मराठा थे जिन्होंने विद्रोह किया था, और विद्रोह में जो मराठा के बाद जो भी एक और था वो था सिख, ठीक है। ये थे विद्रोही राज्य। और जो उत्तराधिकारी राज्य थे, उत्तराधिकारी राज्य
उनमें मैं आपको बता दूं, उनमें कौन कौन से थे। देखिए सबसे पहले था दक्कन। देखो दक्कन वाला जो एरिया था वो कौन सा आता था, मैं आपको बता देता हूँ, बाइफरकेट कर देता हूँ। हैदराबाद, हैदराबाद और दूसरा था कर्नाटका। ठीक है, तीसरा जो नाम था वो था बंगाल। ठीक है, बंगाल मैंने आपको बता दिया था उत्तराधिकारी राज्य था, और जो सहायक संधि के अनुसार अवध को भी उत्तराधिकारी राज्य बना लिया गया था। कौन सा था, अवध। अब मैं आपको बता दूं स्वतंत्र राज्य कौन से थे, जो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। ठीक है, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। सबसे पहले इसमें आते हैं राजपूताना, राजपूताना के बाद आते हैं मैसूर। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैसूर जो था, ठीक है, हैदर अली के टाइम पे इसने अपने आप को एक विस्तार किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जो ये मैसूर है, मैसूर पहले विजयनगर का भाग था। क्या था, विजयनगर का पार्ट। ठीक है, विजयनगर का भाग था। तो ये देखिए विद्रोह, जो विद्रोह राज्य हो गए, ठीक है, उत्तराधिकारी राज्य हो गए और स्वतंत्र राज्य हो गए। मैंने आपको एक लिस्ट बता दी। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है या आने की संभावना है कि कौन से ऐसे राज्य था। जैसे आपको ये बता देंगे, एक में राजपूताना, एक में मैसूर दे देंगे, एक में बंगाल दे देंगे, और एक में अवध दे देंगे, और एक में मराठा दे देंगे। ठीक है, तो इनमें 5 ऑप्शन में से ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विद्रोह राज्य में सम्मिलित है। तो विद्रोही राज्य में कौन सा सम्मिलित है, मराठा। तो उन 5 टॉपिक को एलिमिनेट करना सीखिए, अपने आप को एक नई दिशा में लेके जाइए दीक्षित ट्यूटोरियल्स के साथ। हम आपको ऐसे ही एलिमिनेट ऑप्शन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस, ठीक है, आपको मैंने, अब देखिए मैंने क्या एक तरह से मैंने ये क्या बता दिया, आपको पृष्ठभूमि बता दी। ठीक है, एक मैंने भूमिका आपको बता दी, इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। आपको पता है मैं किस सीरियल से काम करता हूं, मैं पहले सीरियल से काम करता हूं। देखिए क्या, उनसे पहले मैं भूमिका पढ़ाता हूं, भूमिका के बाद पृष्ठभूमि पढ़ाता हूं, पृष्ठभूमि के बाद कारण को पढ़ाता हूं, कारण के बाद प्रमुख घटना को पढ़ाता हूं, प्रमुख घटना के बाद मैं प्रभाव को पढ़ाता हूं, प्रभाव के बाद महत्व को पढ़ाता हूं। तो गाइस, प्रभाव और महत्व तो आप लोग खुद जान ही जाते हो। ठीक है, इतना तो आप, मैं इतना कॉमन सेंस मैंने आपके अंदर डाल दिया है कि आप प्रभाव और महत्व को खुद जान सकते हो। अगर आप पर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिए, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा देता हूँ अपनी टीम मैनेजर से बोलकर। ठीक है, तो महत्व और प्रभाव को मैं आपको यहाँ अब इतना डीपली नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इतना तो खुद में अपनी विचार करने की शक्ति जो आप में जो बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उसके अनुसार आप खुद इसको लिख सकते हो, उसको खुद समझ सकते हो। बाकी का मटेरियल मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इसलिए कोई भी दिक्कत ना करिए। अब मैं कर्नाटक के प्रमुख घटना की बता दूं, यहाँ पर शॉर्ट समरी। देखो 4 युद्ध होते हैं। ठीक है, प्रथम युद्ध, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो प्रथम और द्वितीय युद्ध में हैदर अली, प्रथम युद्ध में तो पूर्ण रूप से हैदर अली का रहता है, वहीं दूसरे युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो जाती है। हैदर अली मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान बाद में आता है और एक मैंगलोर की संधि भी करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, थर्ड युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ, जो कि एक तरह से इसको मैसूर के शासक को, मतलब बोले तो टीपू सुल्तान को पंगु बना दिया गया था। ठीक है, वहीं चौथे युद्ध में जो 1799 में होता है, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो पहला था वो 1716 ठीक है से लेके, ठीक है, 1769 में ये शुरू होता है प्रथम में ये, ठीक है, 1769 में ये प्रथम युद्ध जो आंग्ल मैसूर का युद्ध है वो शुरू होता है। ठीक है, और 1767 में शुरू होता है और ये 1769 तक जाता है। वहीं दूसरा युद्ध 1 साल के पीछे ही होता है, कहाँ तक, 1770 से शुरू होता है,
द्वितीय युद्ध। और जो द्वितीय युद्ध जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? 1717 से होती है और ये कहाँ तक जाता है? 1700, ठीक है, ठीक है, यहां तक जाता है, ठीक है, 1784 तक जाता है ये वाला, ठीक है, 1770 से शुरू होकर 1784 तक जाता है। वही तीसरा युद्ध जो होता है वो 1790 से शुरू होता है और 1792 तक करता है। जो फोर्थ युद्ध है वो 1799 से शुरू होता है। तो मैंने आज आपको ये समरी बता दी, ठीक है, ठीक है, प्रमुख घटना वाला छोटा छोटा मैंने आपको बता दिया। जो प्रथम था वो 1767 से 1769 होता है। दूसरा युद्ध 1717 से 1780 तक होता है, ठीक है, 1717 से नहीं 1780 है ये, ठीक है, 1780 से 1784 तक होता है। वहीं तृतीय युद्ध 1790 से 1792 तक होता है और चौथा जो होता है वो 1799 में होता है और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो मैं आज आपको बता दूं, अब मैंने देखो भूमिका बता दिया, पृष्ठभूमि बता दिया, मैं अब कारण को आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी आपको इसमें का कारण क्या था मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कारण में हमेशा दो तरीके के कारण बताता हूँ, दीर्घकालिक कारण और तत्कालिक कारण, ठीक है गाइस। तो दीर्घकालिक कारण मैं आपको बता दूं क्योंकि दीर्घकालिक कारण में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें समझने होंगे, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति को देखनी पड़ेगी, हमको इसकी राजनीतिक कंडीशन को देखना पड़ेगा, इसकी आर्थिक कंडीशन को भी देखना पड़ता। तो दीर्घकालिक कारण में मैं आपको बता दूं सबसे पहले दीर्घकालिक कारण में सबसे पहले मैं आपको बता दूं मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या था? आप लोग सभी को पता है कि बंगाल पर ये एकाधिकार स्थापित कर चुके थे, ठीक है। एक समृद्ध राज्य पर अगर इनका एकाधिकार स्थापित हो जाता है तो इन्होंने क्या सोचा, अपने आप को एक संगठित एक संगठन मजबूत कर लिया और इन्होंने ऐसा खुद को मतलब समझाने की कोशिश की या खुद को इतना मान लिया कि अब इस भारत पर हम अपना साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो इन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद जो रुख किया था वो किसका रुख किया था? मैसूर का। मैसूर अपने आप में एक सुदृढ़ राज्य था क्योंकि वहां पर कुछ उत्पादक ऐसे थे जो मसाला उत्पादक क्षेत्र थे, ठीक है। और जो मैसूर ने जो हैदर अली भी अपना विस्तार कर रहा था, ठीक है। तो अपने आप में क्या था, एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था जिससे कि क्या है यहाँ की कंडीशन को उन्होंने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। वही मैं आपको बता दूं इसके कौन सा भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या था कि अगर जो बंगाल था वो कोरोमंडल तट पर था। किस पर था? कोरोमंडल तट पर, ठीक है। जो बंगाल था किस पर था? बंगाल कोरोमंडल तट पर था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कोरोमंडल तट पर क्या हो गया, इनका एकाधिकार स्थापित होगा, उन्होंने अपनी शक्ति मजबूत कर ली। अब इनका जो रुख था वो था मालाबार तट को अपने कंट्रोल में लेना, जिससे कि क्या है कि जो मालाबार तट पर जो बंदरगाह था वहां पर जो व्यापारिक गतिविधियां होती थी बहुत तेज होती थी, बहुत जल्दी होती थी, जो उनके व्यापार में बहुत मुनाफा करने वाला था। तो उन्होंने उसी वजह से मैसूर का रुख किया और मालाबार तट को अपना एक अहम बंदरगाह बनाना चाहते थे। और दूसरी जो बात थी वहां पर अपनी नौसेना शक्ति भी बढ़ाना चाहते थे, जिससे कि अगर कहीं से भी आक्रमण होता है, नौसैनिक आक्रमण होता है, तो वो हर युद्ध से लड़ने में सक्षम रहे, ठीक है। तो दूसरा जो कारण था वो भी क्या था कि नौसैनिक स्थिति को मजबूत करना, ठीक है। अब मैं इसका राजनीतिक कारण बता देता हूं। राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण में जो हैदर अली था वो साम्राज्य विस्तार करने में बहुत ही एक कारगर साबित होता है, क्योंकि उसने आसपास के राज्यों से, चाहे वो मराठा हो या चाहे वो निजाम हो, उन सभी के क्षेत्रों पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता था और कोशिश करने के उपरांत ही वो बार बार उन पर आक्रमण
करता था। तो हैदर अली क्या चाहता था, अपने आप को एक सुदृढ़ राज्य, अपने राज्य को एक सुदृढ़ राज्य बनाना चाहता था। तो मैसूर था, मैसूर जो है साउथ इंडिया का एक समृद्ध राज्य था। क्या था? साउथ इंडिया का एक सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। अब इसी के अनुसार इन्होंने क्या किया कि जो साउथ इन्होंने, देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि मैसूर कहाँ था, यहाँ पर मैसूर है, ठीक है, यहाँ पर निजाम है, यहाँ पर मराठा है। अब देखिए कोई भी अगर ये इसने मैसूर अगर इसकी जमीन पर कब्जा करेगा, इसकी जमीन पर कब्जा करेगा, तो वहां डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, साउथ इंडिया में क्या होता है, इस साम्राज्य विस्तार की नीति की वजह से, टीपू सुल्तान की हो या हैदर अली की, जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति है, उस वजह से समस्त साउथ इंडिया में क्या हो गया, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। उस डिसबैलेंस क्रिएट की वजह से ही क्या हुआ, ठीक है, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, जिससे कि क्या है, मराठा और निजाम के साथ इनका युद्ध चलता रहता था। वही अगर मैं दूसरा राजनीतिक कारण आपको लिए बता दूं, जो दूसरा राजनीतिक कारण क्या था, दूसरा राजनीतिक कारण था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसका समर्थन किसने दिया था, इन टीपू सुल्तान। ठीक है, मैसूर के जो मित्र वो थे, ठीक है, टीपू सुल्तान था, ठीक है, मैसूर का एक नवाब था, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन दिया था। वहीं दूसरी आपको एक और कंडीशन बता दूं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई शत्रु होता था, वही मैसूर के नवाब का क्या होता था, मित्र होता था। जो मैसूर के नवाब का जो मित्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शत्रु होता था। ठीक है, ठीक है, तो जिससे कि क्या है, इसकी एक विदेश नीति स्पष्ट हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अपोजिट में चलने वाला है, क्योंकि जिस व्यक्ति से ईस्ट इंडिया कंपनी अगर शत्रुता निभा रही है तो उसी से ये क्या करते थे, दोस्ती निभा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं इसका आर्थिक कारण, जो आर्थिक कारण था वो बेहद ही स्पष्ट था, क्योंकि आर्थिक कारण में मैं आपको बता दूं, आर्थिक कारण में बता दूं, जो मसाला उत्पादक जो भी राज्य थे उन पर मैसूर के नवाब का क्या था, कंट्रोल था। क्या था, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल था, हर तरफ से क्या था, कंट्रोल करके चलता था। तो ऐसे भी उत्पादक जो भी जमीन थी, या फिर ऐसे जो उत्पादक जो भी व्यापार से सम्मिलित क्या थे, बाजार थे, उन पर क्या था, कंट्रोल करता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही इसकी एक वाणिज्यिक कंपनी भी थी। इसके क्या थी, एक अलग से वाणिज्यिक कंपनी थी, एक कंपनी थी। वाणिज्यिक कंपनी का काम क्या होता था कि भारत में जो भी बाजार थे उन पर कब्जा करता था, या मैसूर के जो भी बाजार थे, जो व्यापारिक बाजार थे, उन पर इसका कंट्रोल रहता था, और वहां से सामान को भेजने कहा जाता था विदेश। इनका जो बाजार जो था, देखो यहां से सामान लेते थे भारत से, देखिए भारत से सामान लिया, कहां पे बेचा, विदेश में। ठीक है, तो इनकी स्पष्ट नीति थी कि अपने आप को कैसे भी करके एक सुदृढ़ राज्य बनाना। और टीपू सुल्तान हो या हैदर अली, उन्होंने हर तरह से ये कोशिश की थी। तो ये थे इनके दीर्घकालिक कारण, और दीर्घकालिक कारण ये थे। अब मैं आपको इसके तात्कालिक कारण बता देता हूं कि हर युद्ध, जो भी आंग्ल फ्रांसीसी का युद्ध, प्रथम युद्ध हो या द्वितीय युद्ध हो या तृतीय युद्ध हो या चतुर्थ युद्ध हो, उन चारों युद्धों का क्या था, एक अपना एक अलग कारण था। उन कारणों का जो उनका खुद का अलग का जो कोई कारण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक कारण। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो तात्कालिक कारण क्या थे, हर युद्ध के वो तात्कालिक कारण क्या रहे होंगे। तो जो एक ऐतिहासिक युद्ध में इन्होंने भूमिका अदा कर दी, एक ऐतिहासिक युद्ध जो भारत की धरती पर लड़ा गया था, ठीक है, साउथ इंडिया की धरती पर लड़ा गया था, वो क्या थे, उनके तात्कालिक कारण क्या रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं, देखो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध,
अब मैंने आपको बता दूं, जो हैदर अली था, हैदर अली ने क्या किया, तो मराठे और निजाम की जमीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, किस पे कब्जा कर लिया, मराठा और निजाम की जमीन पर क्या कर लिया इन्होंने, कब्जा कर लिया। कौन कर लेता है, हैदर अली कर लेता है। तो ये क्या करते हैं, मराठा और निजाम ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से ठीक है, एक जो मैसूर का जो मसाला उत्पादक क्षेत्र था, बारामहल क्या था, बारामहल, इस पर आक्रमण कर देता है। मतलब मराठा और निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जो था झुंड था, एक ठीक है, एक संयुक्त सेना थी, वो किस पर आक्रमण कर देती है, बारामहल, जो कि मैसूर का मसाला उत्पादक क्षेत्र था। क्या था, मसाला उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, बट हैदर अली बहुत माइंडेड आदमी था, उसने क्या किया, पहले मराठा को अलग किया, फिर निजाम को अलग किया, मराठा को अलग किया, निजाम से अलग किया, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, तो उसने ऐसे करके क्या करता है, हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इनमें युद्ध रह जाता है जिसमें कि हैदर अली जीत जाता है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक संधि करनी पड़ती है, उस संधि का नाम था मद्रास की संधि। ठीक है, क्या कौन सी संधि करनी पड़ती है, मैं यहां लिख देता हूं, मद्रास की संधि करनी पड़ती है। ठीक है, इस मद्रास की संधि में जो प्रावधान दिए गए थे, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक तत्कालिक कारण भी वही था, क्योंकि टीपू सुल्तान ने बोला कि यह तो ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास की संधि का उल्लंघन कर रही है। तो मद्रास की संधि का मैं आपको बता दूं, जो प्रमुख प्रावधान क्या दिया गया था कि अगर मराठा मैसूर पर युद्ध करेंगे, मैसूर पर आक्रमण करेंगे, तब अगर मराठा मैसूर पर आक्रमण करेंगे तब ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर का साथ देगी। किसमें साथ देगी, युद्ध में साथ देगी मराठाओं के खिलाफ। तो जो मद्रास की संधि थी वो यह थी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा, हमने आपको बता दिया था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, कि कैसे कैसे जो मराठा था वो निजाम थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा लिया था। अब मैं आपको इसका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बता देता हूं। तो उनका तात्कालिक कारण क्या था, उनका तात्कालिक कारण मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि मद्रास की संधि का उल्लंघन। ठीक है, जब 1771 में जब मराठा जो थे, जो मराठा थे, उन्होंने क्या किया कि मैसूर पर कर दिया था आक्रमण। ठीक है, उन्होंने आक्रमण कर तो दिया था, लेकिन जैसे कि संधि में प्रावधान किया गया था कि अगर मराठे मैसूर पर आक्रमण करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, मैसूर का साथ देगी, किसके विरुद्ध, मराठा के विरुद्ध। लेकिन क्या करता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मराठे थे उनके विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं लेती है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक तरह से बोला जाए तो इन्होंने मद्रास संधि का उल्लंघन किया था, क्योंकि मद्रास संधि के अकॉर्डिंग क्या था कि मराठा के विरुद्ध अंग्रेजों को क्या करना था, सहयोग करना था। किसका, मैसूर के शासक हैदर अली का, मैसूर के शासक हैदर अली का क्या करना था, सहयोग करना था। परंतु क्या होता है कि मराठों ने तो कर ही दिया मैसूर पर आक्रमण, वहीं क्या करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो मालावर तट पर एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम था माही। ठीक है, माही पर आक्रमण कर लेते हैं। क्योंकि ये माही क्यों था,
जो व्यापारिक जो भी सामान जाते थे वो इस बंदरगाह के थ्रू ही मैसूर तक पहुंचाए जाते थे। तो रास्ता को ब्लॉक करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, माही पर आक्रमण कर देती है। ठीक है, आक्रमण कर देती है। तो क्या होता है कि अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से क्या करती है, इस पर आक्रमण करके इसके व्यापारिक संसाधनों पर क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, संसाधनों पर क्या करती है, हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। लेकिन हैदर अली ने क्या करता है, हैदर अली उन मराठों को भी अपने साथ में ले लेता है। ठीक है, मराठों को अपने साथ में ले लेता है और उस निजाम को भी अपने साथ में ले लेता है। लेकिन क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली के साथ से पहले मराठा को अलग करती है, मराठा के बाद क्या करती है, निजाम को अलग करती है। ठीक है, मराठा भी अलग हो गए, निजाम भी अलग हो गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हैदर अली का युद्ध होता है, जिसमें कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बाद में जो लड़ाई का नेतृत्व कौन करता है, टीपू सुल्तान। कौन करता है, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान लड़ता है, लेकिन कोई भी नतीजा, युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकलता। जब कोई भी नतीजा नहीं निकलता तो 1784 में एक मंगलोर की संधि की जाती है। मंगलोर की संधि की जाती है और मंगलोर की संधि के उपरांत ही इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की जाती है, क्योंकि टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के भी मध्य 1784 में मंगलोर की संधि हो जाती है। ठीक है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध यहीं से पर समाप्त होता है। इसका तात्कालिक कारण मैंने आपको बता दिया, कौन थी, मद्रास की संधि का उल्लंघन था। अब मैं आपको बता दूं, तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध एक बहुत ही खतरनाक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है उसने मैसूर को पूरा झकझोर दिया था, उसको पंगु बना दिया था। ठीक है, तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि टीपू सुल्तान को क्या लगता है कि अंग्रेज उसके विरुद्ध कोई एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, चेतावनी का सहारा लेती है, संधि का सहारा लेती है, ठीक है, षड्यंत्र का सहारा लेती है, या फिर आक्रमण। ठीक है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति स्पष्ट थी, या तो उनको चेतावनी देके या संधि देके, षड्यंत्र करके, आक्रमण करके। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होता है कि जो मैसूर का जो नवाब था, जो शासक था, वो क्या समझता है कि अंग्रेज उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके विरुद्ध युद्ध की युद्ध करने की एक नीति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के तत्पश्चात क्या होता है कि देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ था त्रावणकोर। त्रावणकोर यहाँ था कोचिन बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह था। त्रावणकोर इस पर अपना अधिकार मानता था, वहीं मैसूर क्या मानता था, इस पर अपना मानता था। मैसूर क्या मानता था, इस पर अपना अधिकार मानता था। तो इस वजह से क्या करता है, मैसूर त्रावणकोर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। त्रावणकोर पर आक्रमण करता है। त्रावणकोर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उस मित्रता की ही वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी त्रावणकोर के जो शासक को उसकी मदद के लिए पहुंचता है। तो जो युद्ध होता है, युद्ध 3 चरणों में होता है। मैं आपको बता दूं, पहले चरण में जो अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करता है वो कौन है, वो है मेडी। कौन था, जनरल मीडो। तो प्रथम चरण में जो नेतृत्व करता है अंग्रेजों की तरफ से, वो करता है जनरल मीडो। द्वितीय चरण में जो नेतृत्व करता है वो खुद कॉर्नवालिस करता है। ठीक है, तृतीय चरण में कॉर्नवालिस का साथ कौन देता है, मीडो देता है।
साथ कौन देता है, मीडो देता है। मीडो के साथ कौन देता है, हंटर। ठीक है, तो कॉर्नवालिस हुआ, मीडो हुआ, कॉर्नवालिस हुआ और मैक्सवेल हुआ। ये नाम पूछे जाते हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में आएगा और आने की इसकी प्रबल संभावना है। ठीक है, तो क्या था, तृतीय चरण में कॉर्नवालिस के साथ कौन देता है, मीडो भी देता है, हंटर भी देता है, मैक्सवेल भी देता है और स्टुअर्ट भी देता है। कौन देता है, स्टुअर्ट। ठीक है, ये लोग थे जो कि 3 चरण में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता थे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि 1791 में कॉर्नवालिस ने एक उपलब्धि हासिल की, उसने वेल्लोर और अंबर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने 1791 में, देखो द्वितीय चरण के दौरान क्या करता है, 1791 में, ठीक है, कॉर्नवालिस जो है किसमें करता है, वेल्लोर और अंबर पर अधिकार कर लेता है, अंबर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, वहीं तृतीय चरण की शुरुआत में जो टीपू सुल्तान था, वो टीपू सुल्तान कोयम्बटूर पर अधिकार कर लेता है, कोयम्बटूर पर अधिकार कर लेता है 1791 में। ठीक है, लेकिन जब इसका युद्ध होता है टीपू सुल्तान किसमें, टीपू सुल्तान वर्सेस जो अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेज, ठीक है, उसमें टीपू सुल्तान एक हार जाता है और एक सर्वनाक संधि पर क्या करना पड़ता है, इसको हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। उस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि। ठीक है, मैं आपको एक श्रीरंगपट्टनम संधि का बता दूं और बेहद तरीके से, एक तरह से देखा जाए तो पंगु बना के रख दिया था, कोई भी मतलब का नहीं रहा। और एक शर्मनाक संधि, एक बहादुर शासक से एक क्या करवाते हैं, एक बहादुर शासक से एक शर्मनाक संधि पर हस्ताक्षर करवा लेते। तो मैं आपको श्रीरंगपट्टनम संधि के कुछ प्रावधान बता देता हूँ, क्या क्या थे श्रीरंगपट्टनम संधि। श्रीरंगपट्टनम संधि में जो पहला क्या था, जो भी मैसूर था, मैसूर का आधा भाग किसको, अंग्रेजों को दिया जाएगा। मतलब 1.5 जो था वो किसको दिया जाएगा, अंग्रेजों को दिया जाएगा। मतलब ठीक है, द्वितीय बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी, अंग्रेजों को 12 महल, मैंने आपको बताया था 12 महल कौन था, मसाला उत्पादक राज्य था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, डिंडीगुल। ठीक है, 12 महल हुआ, डिंडीगुल हुआ या मालाबार हुआ। ठीक है, ये किसको मिल गए थे, अंग्रेजों को मिल गए थे। ठीक है, मालाबार हुआ, डिंडीगुल हुआ और 12 महल हुआ, ये किसको मिल गए थे, अंग्रेजों को मिल गए थे। वहीं अगर हम देखा जाए तो जो मराठी लोग थे उनको तुंगभद्रा जो नदी थी, देखो ज्योग्राफी में जब मैं आपको बताऊंगा तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, मैं आपको सब पूरा बताऊंगा कि कहाँ से तुंगभद्रा निकलती है, कहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, किधर बहती है, कौन सी तरफ जाती है। ठीक है, कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन इधर आती है। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं बता दूं मराठों को क्या हुआ, मराठों को तुंगभद्रा नदी का उत्तर भाग दे दिया गया था, तुंगभद्रा नदी का उत्तर भाग दे दिया था, उत्तर भाग। ठीक है, वहीं और निजाम को देखा जाए तो निजाम को क्या मिला था, निजाम को पन्नार एवं कृष्णा नदी के मध्य का भाग मिला था, कृष्णा नदी के मध्य का भाग। ठीक है, जो श्रीरंगपट्टनम संधि का यही था कि आधा भाग अंग्रेजों को दिया जाएगा, 12 महल डिंडीगुल हुआ, मालाबार क्षेत्र हुआ, वो किसको दिया जाएगा, अंग्रेजों को दिया जाएगा। वही मराठों को तुंगभद्रा नदी के ऊपर उत्तरी पार्ट को दिया जाएगा, वही निजाम को पन्नार और कृष्णा नदी के मध्य का भाग दिया जाएगा। इसी दौरान एक कॉर्नवालिस एक वो देता है, स्टेटमेंट देता है और बेहद एक तरह से देखा जाए
तो उसने जो सत्य भी बोला था, लेकिन जो वीर था, बहादुर था, कौन? टीपू सुल्तान। उसको एक पराजय का एक दृष्टिकोण भी दिखाता है कि तुमसे एक शर्मनाक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिससे कि आप लोग एक तरह से पंगु बन गए हो। तो उसने क्या बोला कि कॉर्नवालिस ने क्या बोला कि जो मैसूर को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है। एवं जो सहयोगी जो भी राज्य थे, जैसे निजाम हुआ, ठीक है, वो मराठा हुए, ठीक है, तो उनको भी शक्तिशाली बनने नहीं दिए। एवं सहयोगियों को भी शक्तिशाली बनने नहीं दिया। अब आप लोग पूछोगे यार सर, चलो ये तो समझ में आता कि मैसूर को पंगु बना दिया था, लेकिन सहयोगियों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया, इसका मतलब क्या है? क्योंकि उनको भी तो देखो, जैसे मराठों को तुंगभद्रा के ऊपर का उत्तरी भाग मिल गया था, वहीं निजाम को पन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिल गया था, तो एक तरह से तो इनका साम्राज्य का विस्तार हो गया था। फिर इनको शक्तिशाली बनने नहीं दिया, ऐसा क्यों बोला? मैं आपको बता दूं, तुंगभद्रा नदी पर जो डैम था, जो बांध था, वो टीपू सुल्तान ने युद्ध के दौरान तोड़ दिया था। युद्ध के दौरान जब तोड़ दिया था तो वहां की कंडीशन कैसी हो गई? बाढ़ प्रभावित हो गई, जिससे कि बाढ़ प्रभावित हो गई तो वो उपजाऊ लायक नहीं रही, ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था वो, ठीक है। वहीं अगर मैं देखूं निजाम का, वो अनउपजाऊ क्षेत्र था। कौन था वो? अनउपजाऊ क्षेत्र। जो पन्नार और कृष्णा नदी के जो मध्य का था, वो कौन सा? अनउपजाऊ था। लेकिन कॉर्नवालिस ने जो भी इनको दिया था, उनको ऐसे करके बंटवारा किया था ताकि इनमें आपस में सीमा विवाद होता रहे, ठीक है। और उनका क्या था, उन्होंने पहले मैंने आपको बताया था, वो क्या करके चलते थे? षड्यंत्र करके चलते थे, ठीक है। तो ये था कौन? श्रीरंगपट्टनम संधि का जो पूरे चारों प्रावधान, 4-5 जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, वो वही मैंने ये जो स्टेटमेंट है, वो किसका स्टेटमेंट है? कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट है। अब मैं आपको एक निर्णायक युद्ध और 1799 में जो आंग्ल मैसूर युद्ध, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था, उसके बारे में, उसका तात्कालिक कारण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें भी क्या होती है? 2 घमासान युद्ध होते हैं, ठीक है। 1799 में क्या होता है, ठीक है, ठीक है, 1799 में क्या होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान था, एक वीर शासक था, उसको श्रीरंगपट्टनम संधि जब उसने कर ली, उसके बाद क्या होता है कि वो उसको एक अपने आप से घृणा पैदा होती है, ठीक है, और उसको एक बहुत शर्म पड़ती है, एक शर्मनाक उसने संधि पर हस्ताक्षर किए, उसकी अंतरात्मा उसको निचोड़ रही थी कि यार तूने एक शर्मनाक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस वजह से उसने क्या किया, ठीक है, उसने क्या किया, जो फ्रांसीसी जो कंपनी थी, उसमें तो पहले से ही क्या था, वो सहयोग में था, उसके सहयोगी बन के रहता था, जो फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से उसके समर्थन में रहता था। उसने क्या किया, जो कुस्तुनतुनिया दुनिया का जो शासक था, या मॉरिशस का जो शासक था, जहां तक कि एक नेपोलियन, ठीक है, उनको पत्र भेजकर उनको अपनी साइड में इसने लिया था, ताकि ये उस शर्मनाक संधि का बदला ले सके। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला ले सके, इसलिए इसने अपने कुस्तुनतुनिया के शासक को पत्र भेजा, मॉरिशस के शासक को पत्र भेजा, नेपोलियन के शासक को भी भेजता है, और फ्रांसीसी कंपनियों का जो ये समर्थन लेता ही रहता है, ठीक है।
इसी तत्पश्चात क्या होता है कि ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी को, ठीक है, इसने एक अपने आप एक सेना इसने खड़ी कर दी, एक यूरोपीय पद्धति पर, एक प्रदेशी पद्धति पर एक अपनी ये सेना तैयार करता है। लेकिन क्या होता है, इसमें दो निर्णायक युद्ध होते हैं, दो घमासान युद्ध होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये टीपू सुल्तान छिपकर श्रीरंगपट्टनम के किले में छिप जाता है, लेकिन क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम के किले में जब छिप जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी 15 दिन के किलेबंदी के बाद, ठीक है, उसकी किले का जो था श्रीरंगपट्टनम, उसकी 15 दिन तक घेराबंदी करता है। उस घेराबंदी के बाद श्रीरंगपट्टनम के किले में ही टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान इसके क्या थे, एक निर्णायक शासक थे, एक साम्राज्य विस्तारवादी शासक थे। उनका अंत हो जाता है और वही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है, और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विजय हासिल करती है। तो गाइस, आज हमने पूरे आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ लिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, तो गाइस आज हमारे लिए इतना ही होता है। ठीक है, आज हमने आंग्ल मैसूर युद्धों को समाप्त कर दिया। तो गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करो, ताकि आप लोगों के प्रति आप लोग एक प्रतिस्पर्धा को जान सको और अपने दोस्त के साथ खुद को कंपैरिजन कर सको। तो गाइस, कल हम आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे मराठाओं ने एक तरह से अपनी प्रभावशाली शक्ति उन्होंने एकत्रित करके इन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक अपनी युद्ध में उन्होंने साहस दिखाया। चाहे वो हार गए, लेकिन भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध करके गए थे। ठीक है, तो आज गाइस, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक दीक्षित ट्यूटोरियल्स को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।